नमस्कार, बायजूस आईएएस हिंदी में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है दैनिक समाचार विश्लेषण। सत्र के विषय आपके समक्ष हैं। आज के सत्र में हम चर्चा करेंगे आतंक विरोधी कानून व अति अपराधीकरण, मेंडेस की यातना विरोधी दृष्टि, जम्मू भारतीय वायुसेना स्टेशन पर ड्रोन से हमला, सिनेमेटोग्राफिक संशोधन बिल 2021, तेल के बढ़ते दाम और ईरान तथा भारत श्रीलंका मुद्रा विनिमय सुविधा पर। सत्र के अंत में हम मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न की चर्चा करेंगे, जिसकी उत्तर संरचना भी हम आपको देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला एडिटोरियल आपके समक्ष है। इसे पेज नंबर 6 से लिया गया है और इसका संबंध जीएस पेपर 2 में पॉलिटी से है। यह केंद्रित है आतंक विरोधी कानून व अति अपराधीकरण से। भारत द्वारा स्वतंत्रता के पश्चात से ही अनेक प्रकार के आतंकवाद निरोधी कानूनों को बनाया गया है, जिसमें टाडा, पोटा, यूएपीए आदि महत्वपूर्ण हैं। हाल के समय में यूएपीए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण आतंक निरोधी कानून के रूप में विद्यमान है। हालांकि हाल के समय में जिस प्रकार से इसके संदर्भ में इसके दुरुपयोग देखने को मिले हैं, वह अनेक विशेषज्ञों के अनुसार इस प्रवृत्ति को दर्शा रहा है कि किस प्रकार से भारत में आतंक निरोधी कानूनों के माध्यम से एक अति अपराधीकरण की प्रवृत्ति देखी जा रही है। जब हम बात करते हैं अति अपराधीकरण की, तो यह एक ऐसी अवधारणा है जिसमें यह माना जाता है कि किसी भी देश विशेष में अत्यधिक संख्या में कानून और नियमों को बना दिया गया है और अधिक मात्रा में कानून और नियमों को बनाए जाने के माध्यम से देश में किए जाने वाले विविध प्रकार के आचरणों को कानून की निगाह में अवैध घोषित कर दिया गया है। इस रूप में यह इस अवधारणा को दर्शाता है कि किस प्रकार से सरकार ज्यादा से ज्यादा कानून और नियमों को बनाकर लोगों को अपने नियंत्रण में और लोगों के अपने कृत्य को अपराधीकृत घोषित किए जाने के संदर्भ में कार्य करती है। इस रूप में अति अपराधीकरण वस्तुतः समाज पर हानिकारक प्रभाव डालता है। क्योंकि यह पीड़ित अपराधों और कार्यों के संदर्भ में व्यक्तियों के आपराधिक इरादे की परवाह किए बिना आचरण को ही अवैध बना देता है। यानी व्यक्ति द्वारा किस मंशा से, किस कारण के चलते अपराध किया गया, इसको जाने बिना ही उसके कृत्य को अपराधीकृत कर दिया जाता है और इस रूप में आपराधिक व्यवस्था के माध्यम से व्यक्तियों को उनके कृत्यों के लिए लंबे समय तक सजा भुगतनी पड़ सकती है। यदि हम बात करें भारत में प्रमुख आतंकवाद विरोधी कानूनों की, तो इसमें वर्तमान में गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम 1967, जिसे अंग्रेजी में अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट कहा जाता है, वह देश का सबसे प्रमुख आतंकवाद निरोधी कानून है। हालांकि इससे पहले भारत द्वारा विविध प्रकार के अन्य कानूनों को भी समय समय पर बनाया जाता रहा है। इसमें आप टाडा का नाम ले सकते हैं, जो 1987 के एक महत्वपूर्ण अधिनियम के रूप में व्याप्त था, जिसे हिंदी में आतंकवादी और विघटनकारी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम के रूप में जाना जाता है। यह 80 और 90 के दशक में आतंकवाद और संगठित अपराध के मामलों में इस्तेमाल किया जाने वाला एक महत्वपूर्ण कानून था। हालांकि बड़े पैमाने पर इसके दुरुपयोग के चलते इसे 1995 में समाप्त कर दिया गया। टाडा कानून के माध्यम से आतंकवादी कार्य और विघटनकारी गतिविधियों के अर्थ को बताने का प्रयास किया गया और सबसे ज्यादा जो इसकी महत्वपूर्ण धारा थी, वह जमानत देने पर प्रतिबंध को लगाती थी। साथ ही साथ यह संदिग्धों को हिरासत में लेने और उनकी संपत्तियों को कुर्क करने की शक्ति भी देती थी और इस प्रकार से कानून ने पुलिस अधिकारी को दिए गए इकबालिया बयान को एक सबूत के रूप में स्वीकार्य भी बना दिया था, जो वर्तमान में न्यायालय द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता है। साथ ही साथ टाडा के तहत जो मामले दर्ज किए जाते थे, उसकी सुनवाई के लिए भी पृथक अदालतें गठित की गई थीं। हालांकि 80 और 90 के दशक में इसका जिस प्रकार से दुरुपयोग हुआ, उसके बाद इसको जारी नहीं रखा गया और ये 1995 में इसको समाप्त किए जाने की अनुमति प्रदान कर दी गई थी। उसके बाद भारत सरकार के द्वारा एक नवीन आतंकवाद निरोधी अधिनियम को बनाया गया, जिसे हम प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट यानी पोटा के नाम से जानते हैं। यह महत्वपूर्ण रूप से 2001 के संसद हमले के मद्देनजर बनाया गया था, जो एक महत्वपूर्ण आतंकवाद विरोधी कानून था। यह 2002 में अस्तित्व में आया और इसके माध्यम से एक विशेष अदालत के द्वारा किसी संदिग्ध को 180 दिनों तक हिरासत में रखा जा सकता था।
साथ ही साथ कानून ने आतंकवाद के उद्देश्य के लिए धन उगाही को भी आतंकवादी कृत्य बनाया और आतंकवादी संगठनों से निपटने के लिए इसमें एक अलग अध्याय को शामिल किया गया था। इसके माध्यम से संघ सरकार के द्वारा संदिग्धों की एक सूची भी बनाई जाती थी। हालांकि कुछ राज्य सरकारों द्वारा अधिनियम के घोर दुरुपयोग की रिपोर्ट मिलने के चलते 2004 में इसको निरस्त कर दिया गया था। भारत द्वारा वित्तीय कार्यवाही कार्यबल की अनुशंसाओं के अनुरूप भी कार्य किया गया है। FATF की जब हम बात करते हैं तो यह एक अंतर सरकारी संगठन है जिसे 1989 में मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्त पोषण से निपटने के लिए नीतियां विकसित किए जाने के संदर्भ में स्थापित किया गया था। भारत द्वारा FATF के अनुपालन में मनी लॉन्ड्रिंग पर नियंत्रण लगाने के लिए और आतंकवाद वित्त पोषण पर नियंत्रण लगाने के लिए कानूनों की प्रभाविता को बढ़ाया गया है। हालांकि इन सभी मामलों से विपरीत वर्तमान में UAPA जैसे आतंकवाद निरोधी कानून के दुरुपयोग के सबसे ज्यादा उदाहरण देखे गए हैं, जिसमें अभी हाल में ही दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा 15 जून 2021 को आसिफ इकबाल तन्हा मामले में इस बात को रेखांकित किया गया, जिसके माध्यम से दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा 3 विद्यार्थी एक्टिविस्ट को जमानत दे दी गई थी। दिल्ली हाई कोर्ट के इस फैसले के संदर्भ में और UAPA के संदर्भ में हमने 18 जून 2021 के डेली न्यूज एनालिसिस में काफी विस्तार से चर्चा की है, जिसमें आप UAPA के बारे में विस्तार से जान सकते हैं। यदि हम बात करें UAPA के कुछ महत्वपूर्ण निहितार्थों की, तो दिल्ली हाई कोर्ट का 15 जून 2021 का जो मामला रहा है वह इस बात को रेखांकित करता है कि किस प्रकार से UAPA में जो आतंकवाद शब्द को रखा गया है उसको इस प्रकार से अस्पष्ट रखा गया है कि इससे यह काफी विस्तारित हो जाता है। आंकड़े भी यह बताते हैं कि किस प्रकार से 2015 से 2019 के काल में 7,840 व्यक्तियों को UAPA के तहत गिरफ्तार किया गया। हालांकि ट्रायल कोर्ट के द्वारा उनमें से केवल 155 को ही अंतिम रूप से दोषी साबित किया जा सका। ऐसा नहीं है कि UAPA के पहले भी आतंकवाद निरोधी कानूनों के दुरुपयोग देखने को नहीं मिलते, जैसे कि हमने पहले चर्चा की कि किस प्रकार से 80 और 90 के दशक में सरकारों के द्वारा टाडा कानून का दुरुपयोग किया जा रहा था और 1994 तक इस कानून के संदर्भ में 67,000 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका था। हालांकि 67,000 की तुलना में केवल 725 व्यक्तियों को ही अंतिम रूप से दोषी साबित किया जा सका था। सुप्रीम कोर्ट द्वारा भी 1994 के करतार सिंह मामले में इस बात को रेखांकित किया गया कि किस प्रकार से टाडा का दुरुपयोग इस आधार पर किया जा रहा है कि इसके माध्यम से आरोपी व्यक्तियों को जमानत दिए जाने से रोका जा सके, मात्र इसके लिए ही उन पर टाडा के प्रावधानों को डाल दिया जाता है और इससे पुलिस द्वारा टाडा का दुरुपयोग साबित हो जाता है। हालांकि विशेषज्ञों के अनुसार टाडा के विपरीत जो UAPA का अनुभव रहा है वह इसके संदर्भ में और भी ज्यादा खराब है। मुख्य रूप से इसके संदर्भ में आतंकवाद की परिभाषा को सुनिश्चित किए जाने के लिए कार्य किए जाने की आवश्यकता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यदि हम आतंकवाद की परिभाषा के बारे में बात करें तो इसमें हम आतंकवाद की 100 से अधिक परिभाषाओं को देखते हैं और भारत और अंतर्राष्ट्रीय स्तर दोनों पर ही इसको लेकर स्पष्टता नहीं है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा भी आतंकवाद को परिभाषित किए जाने के लिए एक समिति का गठन किया गया था, लेकिन 50 वर्ष गुजरने के बावजूद इसको लेकर अभी भी सहमति नहीं बन पाई है। मुख्य रूप से UAPA की धारा 15 के अनुसार आतंकी कार्यवाहियों में ऐसे कार्यों को शामिल किया जाता है जिसके माध्यम से देश की एकता, संप्रभुता अथवा सुरक्षा को खतरा उत्पन्न हो, या फिर इसमें ऐसे कार्यों को शामिल किया जाता है जिसका उद्देश्य दहशत को फैलाना हो या फिर लोगों को दहशत में डालना हो। साथ ही साथ UAPA के अनुसार आतंकी कार्यवाहियों में बम, डायनामाइट अथवा अन्य प्रकार की विस्फोटक सामग्रियों का प्रयोग संभव है। हालांकि इन आतंकी कार्यवाहियों में UAPA के तहत अन्य प्रकार की क्रियाओं को भी शामिल किया गया है, किंतु ये अन्य प्रकार की आतंकवादी क्रियाएं किस प्रकार की हैं इसको परिभाषित नहीं किया गया है, जो इसके संदर्भ में अस्पष्टता को बढ़ावा दे देता है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 2013 के याकूब अब्दुल रज्जाक मेनन मामले में विविध प्रकार की आतंकवादी कार्यवाहियों की व्याख्या की गई है, जिसमें हत्याकांड, किडनैपिंग, वायुयान की हाईजैकिंग, कार
कार बम विस्फोट, खतरनाक पदार्थों का परिवहन, रासायनिक, जैविक और परमाणु हथियार आदि को शामिल किया गया है। किंतु जैसा कि हम दिल्ली हाईकोर्ट संबंधी मामले में देख सकते हैं, जो 3 स्टूडेंट एक्टिविस्ट को यूएपीए के तहत गिरफ्तार किया गया था, उनमें से किसी ने भी इस प्रकार की आतंकवादी कार्रवाई नहीं की थी, जो इस बात को दर्शाता है कि किस प्रकार से यूएपीए का समय समय पर दुरुपयोग किया जाता रहा है। हमें यह भी ध्यान में रखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा हितेंद्र विष्णु ठाकुर 1994 के मामले में आतंकवाद को एक ऐसी हिंसात्मक कार्यवाही के रूप में व्याख्यायित किया गया है जिसका परिणाम केवल भौतिक और मानसिक हानि के रूप में ही नहीं देखा जाता, अपितु इसके तहत ऐसे कार्यों को भी शामिल किया जाता है जो पीड़ितों और समाजों पर दीर्घकालिक मनोवैज्ञानिक प्रभाव को डालते हैं। आतंकवाद की इस कार्यवाही का मुख्य उद्देश्य सरकारों को भी आतंकित कर देना होता है अथवा समाज के सद्भाव को अस्त व्यस्त करके लोगों को दहशत में डालना होता है। हमें यह भी समझना होगा कि किस प्रकार से करतार सिंह 1994 के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इस संदर्भ में यह निर्धारित किया है कि यदि हम केवल लोक व्यवस्था को अस्त व्यस्त करने अथवा किसी क्षेत्र विशेष में लोगों की सामुदायिक गतिविधियों को बाधित करने की कार्यवाही को आतंकवादी कार्यवाही के रूप में व्याख्यायित करेंगे तो यह किसी भी रूप में यूएपीए का सदुपयोग नहीं होगा। वास्तव में नागरिकता संशोधन अधिनियम के तहत जो विरोध प्रदर्शन दिल्ली में देखे गए, उसमें स्टूडेंट एक्टिविस्ट के द्वारा भाग लिए जाने की स्थिति में उन पर दिल्ली दंगों में शामिल होने का आरोप लगाया गया और इस आधार पर उनको आतंकवाद विरोधी कानूनों की धाराओं में शामिल कर लिया गया। लेकिन करतार सिंह मामला इस बात को दर्शाता है कि किस प्रकार से मात्र लोक व्यवस्था को अस्त व्यस्त करना ही आतंकवादी कार्यवाही नहीं कहा जा सकता है। इस पूरे मामले में राजीव गांधी हत्या केस से संबंधित 1999 का नलिनी और 25 अन्य वाद भी महत्वपूर्ण है, जिसमें इस बात को निर्धारित किया गया था कि नलिनी और अन्य आरोपियों के द्वारा इस प्रकार का कार्य नहीं किया गया जिसके माध्यम से सरकार को आतंकित किया गया हो या लोगों को दहशत में डाला गया हो। इसीलिए राजीव गांधी और 15 अन्य की हत्याओं को भी टाडा के सेक्शन 3 के तहत आतंकी कार्यवाही नहीं माना गया था। सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस पूरे मामले के संदर्भ में राम मनोहर लोहियावाद 1966 में एक महत्वपूर्ण व्याख्या की गई है जो हमें इसके पूरे संदर्भ में समझने की आवश्यकता है। इसमें 3 महत्वपूर्ण शब्दों को हमें समझना होगा, जिसमें लॉ एंड ऑर्डर कानून व्यवस्था, लोक व्यवस्था पब्लिक ऑर्डर और राज्य की सुरक्षा सिक्योरिटी और स्टेट के बीच हमें अंतर करना समझना होगा। सुप्रीम कोर्ट की व्याख्या के अनुसार जब हम बात करते हैं कानून और व्यवस्था यानी लॉ एंड ऑर्डर की, तो यह है कानून और व्यवस्था का प्रश्न एक सबसे बड़े सर्कल यानी वृत्त का प्रतिनिधित्व करता है और लोक व्यवस्था यानी पब्लिक ऑर्डर उससे छोटे वृत्त का प्रतिनिधित्व करता है। वहीं दूसरी ओर राज्य की सुरक्षा इससे भी छोटे वृत्त का प्रतिनिधित्व करती है। इस बात को समझे जाने की आवश्यकता है कि जब किसी समाज और राज्य में किसी प्रकार की कार्यवाही से लॉ एंड ऑर्डर यानी कानून और व्यवस्था के समक्ष खतरे उत्पन्न होते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि इस प्रकार के प्रत्येक कानून और व्यवस्था के माध्यम से लोक व्यवस्था पर भी खतरा उत्पन्न होगा। इसी प्रकार से हमें इस बात को भी समझना होगा कि कोई कार्य लोक व्यवस्था को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकता है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि वह राज्य की सुरक्षा को भी गंभीर रूप से प्रभावित करे। इस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट की व्याख्या के अनुसार पदाधिकारियों को कानून व्यवस्था, लोक व्यवस्था और राज्य की सुरक्षा के मध्य अंतर करना सीखना चाहिए और प्रत्येक लोक व्यवस्था और कानून व्यवस्था से जुड़े मामले को राज्य की सुरक्षा से जोड़कर देखा जाना अनिवार्य नहीं है और राज्य की सुरक्षा के आधार पर उसको जोड़कर देखने के आधार पर प्रत्येक कानून व्यवस्था और लोक व्यवस्था से जुड़े मामले को आतंकवादी कार्यवाही कहना भी सही नहीं है। दिल्ली पुलिस द्वारा इसके मध्य अंतर नहीं किया गया और उसके द्वारा दिल्ली दंगों से जुड़े लोक व्यवस्था से संबंधित मामले को आतंकवादी कार्यवाही के रूप में परिभाषित किया गया और इस आधार पर स्टूडेंट एक्टिविस्ट को यूएपीए के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। यही कारण है कि विशेषज्ञ ये कहते हैं कि जब हम बात करते हैं आपराधिक कानूनों की तो आपराधिक कानूनों का प्रयोग अंतिम विकल्प के रूप में ही किया जाना चाहिए,
तभी हम एक बेहतर न्याय प्राप्ति के उद्देश्य से आगे बढ़ सकेंगे। साथ ही साथ हाल के समय में जिस प्रकार से राज्यों के द्वारा आपराधिक कानूनों का प्रयोग किए जाने के द्वारा अपनी ताकत का प्रदर्शन किया गया है, उस प्रकार के पावर डिस्प्ले के स्थान पर हमें न्याय के दृष्टिकोण से, निष्पक्षता के दृष्टिकोण से कार्य किए जाने की आवश्यकता है। और हमें इस बात को भी समझना होगा कि केवल और केवल आतंकी निरोधी कानूनों से आतंकवाद का निवारण संभव नहीं है। इसके तहत हमें एक ऐसे राज्य की परिकल्पना करनी होगी जिसमें हम अन्याय और गैर समतावाद को हटा सकें और न्याय के माध्यम से ही हम आतंकवाद का निवारण कर सकेंगे, जिसके लिए हमें कार्य करने की आवश्यकता है। अब हम बात कर लेते हैं पेज नंबर 6 में दिए गए एक अन्य एडिटोरियल की, जिसका संबंध जीएस पेपर 2 में पॉलिटी और आईआर दोनों से ही है। यह केंद्रित है भारत और प्रताड़ना विरोधी दृष्टिकोण पर। हाल के समय में राज्य पुलिस और आसूचना एजेंसियों द्वारा दी जाने वाली प्रताड़ना यानी टॉर्चर पर निरंतरता के आधार पर प्रश्न चिन्ह खड़े किए जाते रहे हैं। जब हम बात करते हैं भारतीय आपराधिक व्यवस्था की, तो हमें यह समझना होगा कि भारतीय आपराधिक व्यवस्था के तहत जब भी किसी व्यक्ति पर किसी अपराध के संदर्भ में आरोप लगाया जाता है, तो उस आरोपी को तब तक दोष सिद्ध नहीं माना जाएगा जब तक उस पर लगाए गए आरोपों को विविध प्रकार के सबूतों आदि के आधार पर दोष सिद्ध ना किया जा सके। यानी तब तक आरोपी को निर्दोष माना जाता है जब तक उस पर पूर्ण रूप से दोष सिद्ध न हो जाए। हालांकि भारत में ब्रिटिश कालीन आपराधिक व्यवस्था के तहत आरोपी को जबरदस्ती दोष सिद्ध करने के लिए उसे विविध प्रकार की मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना यानी टॉर्चर किया जाता रहा है, जिसके तहत उसको बुरी तरीके से मारा पीटा जाता है और अन्य प्रकार से प्रताड़ना देते हुए उसे अपराध कबूलने के लिए विवश कर दिया जाता है। हालांकि वर्तमान में अनेक विशेषज्ञों का मानना है कि यदि हम इस प्रकार के शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना के तरीकों को अपनाएंगे तो उसका बहुत ज्यादा महत्व देखने को नहीं मिलेगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इस पर काफी प्रयास किए गए हैं, जिसमें अत्याचार, प्रताड़ना अथवा टॉर्चर पर संयुक्त राष्ट्र के विशेष प्रतिवेदक श्री जुआन ई मेंडेज द्वारा भी कार्य किया गया है। मेंडेज ने 1970 के दशक में अर्जेंटीना में सैन्य शासन के दौरान अनेक प्रताड़नाओं को खुद झेला था। इसके चलते उनके टॉर्चर अथवा प्रताड़ना संबंधी अनुभव व्यक्तिगत हैं और इसी के आधार पर उन्होंने आपराधिक न्याय व्यवस्था में प्रताड़ना के निरोध के लिए कुछ विशेष सिद्धांतों का विकास किया है और वो उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लागू करने के लिए प्रयासरत हैं। मेंडेज इसके माध्यम से सत्य तक पहुंचने के लिए भौतिक अथवा मानसिक प्रताड़ना की बजाय अन्य प्रभावी जांच के तरीकों पर बल देते हैं। मुख्य रूप से इसके माध्यम से आरोपी को विश्वास में लेकर उससे अपराध कबूलवाने पर बल दिया जाता है और उसके आधार पर ही आगे कार्यवाही की जाती है। साथ ही साथ यह जांच और सूचना सबूतों के संग्रहण में अधिक न्यायपरकता और निष्पक्षता की बात करता है, क्योंकि विविध प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय शोध ये बताते हैं कि जब हम यातना अथवा प्रताड़ना देते हैं तो वह वास्तव में काम नहीं करती है और जांच और सूचना एकत्र करने के संदर्भ में इसकी ज्यादा महत्ता नहीं है। इसके विपरीत मेंडेज सिद्धांत के अनुसार यदि हम जांच और सूचना का एकत्रण करने के लिए एक साक्षात्कार और आपसी विचार विमर्श आधारित प्रणाली को अपनाएं तो वो ज्यादा प्रभावी परिणामों को ला सकता है। मेंडेज का जो सिद्धांत है वह अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक व्यवस्था में जो यातना और जबरदस्ती पूछताछ की व्यवस्था कायम हो गई है उसको तालमेल आधारित साक्षात्कार की प्रणाली के साथ बदलना चाहता है। यानी इसके माध्यम से यातना और जबरदस्ती पूछताछ की प्रणाली को प्रतिस्थापित कर दिया जाना है तालमेल आधारित साक्षात्कार की व्यवस्था से, जिसमें प्रत्येक चरण पर कानून और प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपाय होंगे और वे पुलिस, सेना और आसूचना सहित लोगों को हिरासत में लेने और उनसे पूछताछ करने की शक्ति वाले सभी अधिकारियों पर लागू होंगे। इसके माध्यम से यह उम्मीद की जाती है कि जिस व्यक्ति को आरोपी बनाया गया है उसके अधिकारों की भी रक्षा की जा सकेगी और यदि वह वास्तव में निर्दोष है तो उसको किसी भी रूप में दोषी साबित नहीं किया जा सकेगा। यदि हम इस पूरे मामले में भारत की स्थिति को देखें तो भारत में जो यातना के संदर्भ में विविध प्रकार के थर्ड डिग्री के जो तरीके लागू हैं वह विविध प्रकार की न्यायिक घोषणाओं के बावजूद यातना को एक प्रकार की अनौपचारिक मंजूरी दे देते हैं।
और विविध प्रकार के आंकड़े भी इस बात को पुष्ट करते हैं कि किस प्रकार से हिरासत में प्रताड़ना अथवा टॉर्चर से कई लोग रोजाना मर जाते हैं। साथ ही साथ यह भी ध्यान में रखना होगा कि किस प्रकार से भारत में पुलिस में यह दृढ़ रूप से विश्वास पैदा हो गया है कि सत्य को बिना किसी भय के प्रकट नहीं किया जा सकता और अपराधियों के लिए हिंसक होना आवश्यक हो गया है। इसी के चलते विशेषज्ञों का कहना है कि भारतीय पुलिस व्यवस्था में यदि हम मेंडेज के सिद्धांतों को लागू करना चाहते हैं तो इसको लागू करने से पहले हमें बहुत लंबा रास्ता तय करना होगा, क्योंकि भारत में जो पुलिस और अपराध की व्यवस्था है, न्यायिक व्यवस्था है, वह कई सारी बुनियादी ढांचों की कमी से जूझ रही है। साथ ही साथ भारत में कुशल जांच अधिकारियों की बेहद कम उपलब्धता है और जिनके पास ये कौशल है वह कई सारी जिम्मेदारियों से युक्त हैं। साथ ही साथ पुलिस व्यवस्था पर लगातार राजनीतिक दबाव बनता रहता है और न्यायिक व्यवस्था भी अति भारित है, तो मैंडेज के सिद्धांतों को लागू करना काफी मुश्किल हो सकता है। इस पूरे मामले में हमें यह भी समझना होगा कि किस प्रकार से हाल के वर्षों में भारतीय जनता में त्वरित न्याय अथवा भीड़ हिंसा की एक प्रवृत्ति पैदा हो गई है, जिसमें 2019 में हैदराबाद दिशा मामले में देखा गया कि एक बलात्कार के मामले में संदिग्धों को हैदराबाद पुलिस के द्वारा एनकाउंटर पे मार गिराया गया और भारत की जनता द्वारा इसका व्यापक रूप से समर्थन भी किया गया। साथ ही साथ विधिक व्यवस्था में भी हम इस प्रकार की टॉर्चर की व्यवस्था को अंतर्निहित रूप से शामिल होना पा सकते हैं, जिसके तहत भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 पुलिस के समक्ष किए गए इकबालिया बयान को उस सीमा तक अनुमति देता है जिस हद तक यह सबूत इकट्ठा करने की ओर ले जाता है। यानी न्यायालय में पुलिस के समक्ष दिया गया बयान भले ही कबूल ना किया जाए, लेकिन सबूत इकट्ठा करने के लिए पुलिस आरोपी पर दबाव डालती है, उसको यातना देती है और इस रूप में सबूत एकत्रण के लिए यातना जारी रहती है और भारतीय कानून भी इसे रोक पाने में सक्षम नहीं हो पाता है। हमें यह भी समझना होगा कि हाल के समय में पुलिस व्यवस्था के द्वारा लाई डिटेक्टर और नार्को एनालिसिस के माध्यम से सत्य को सामने लाने का दावा किया जाता रहा है, लेकिन इसको जिस प्रकार से लागू किया जाता है उस पूरी प्रक्रिया पर प्रश्न उठाए जाते रहे हैं। इसके तहत यह आवश्यक है कि यदि हम लाई डिटेक्टर या नार्को एनालिसिस आदि का टेस्ट कराएं तो आरोपी की पूर्व सहमति के साथ ही उसे लागू करने की प्रक्रिया को भी पारदर्शी बनाएं और यदि हम इस प्रकार के सुझावों को ला पाने में सक्षम हुए तभी हम भारतीय व्यवस्था में विद्यमान प्रताड़ना की भावना में बदलाव किए जाने की दिशा में एक सकारात्मक प्रयास को कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं पेज नंबर 6 में दिए गए एक अन्य एडिटोरियल की, जिसका संबंध जीएस पेपर 3 में आंतरिक सुरक्षा से है। यह केंद्रित है जम्मू भारतीय वायुसेना स्टेशन पर ड्रोन हमले से। हमने 28 जून 2021 के डेली न्यूज एनालिसिस में भी इससे संबंधित काफी विस्तारित चर्चा की थी, जिसे आप देख सकते हैं। जम्मू के वायुसेना स्टेशन पर 27 जून की रात को ड्रोन से एक आतंकवादी हमला देखा गया, जो आतंकवाद में एक नए चरण को दर्शाता है। यह इस बात को दर्शाता है कि किस प्रकार से हाल के वर्षों में आतंकवादियों के द्वारा अपने कार्य को अंजाम दिए जाने के संदर्भ में नवीन तकनीकों का प्रयोग किया जाता रहा है और यह भी संदेह व्यक्त किया गया है कि किस प्रकार से पाकिस्तान समर्थित लश्कर-ए-तैयबा आतंकवादी संगठन के द्वारा इस पूरी प्रक्रिया को अंजाम दिया गया। हाल के वर्षों में विविध प्रकार के राज्यों के द्वारा मानव रहित विमान यानी ड्रोन के साथ ही स्वचालित हथियार व्यवस्था और रोबोटिक सैनिकों का प्रयोग जिस प्रकार से किया जा रहा है वह बहुत सारे अनसुलझे प्रश्नों को सामने खड़ा कर देता है। विशेष रूप से आतंकवादी या गैर सरकारी तत्व हमलों के इन नए तरीकों को जिस प्रकार से तेजी से सीख रहे हैं वह काफी चुनौतियों से युक्त है, क्योंकि इस प्रकार के हमलों में जोखिम कम होता है और अपराधियों को पहचानना काफी मुश्किल हो जाता है। ड्रोन के इस प्रकार के हमलों के हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पूर्व उदाहरण देखते रहे हैं, जिसमें 2018 में सीरियाई विद्रोहियों के द्वारा रूसी ठिकानों पर ड्रोन से हमला करने का उदाहरण मिलता है और वेनेजुएला के राष्ट्रपति पर भी हमला करने के लिए घर में निर्मित एक ड्रोन का इस्तेमाल किया गया था। इसके अतिरिक्त 2019 में यमन आधारित हूती विद्रोहियों के द्वारा भी सऊदी अरब के तेल प्रतिष्ठानों पर बमबारी किए जाने के संदर्भ में ड्रोन का प्रयोग किया गया और यह इस बात को दर्शाता है कि किस प्रकार से अब आतंकवाद को किसी समूह की आवश्यकता नहीं रह गई है और एक अकेला व्यक्ति भी गुमनाम रहकर हमले कर सकता है, जिसे पहचानना और पकड़ना समय के साथ काफी मुश्किल हो सकता है।
अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विविध प्रकार के हथियारों जैसे कि परमाणु हथियार, रासायनिक हथियारों आदि के खिलाफ व्यवस्था को बनाने के लिए हमने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेक प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की स्थापना की है, जिसमें वासेनार व्यवस्था है, मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रक व्यवस्था है। किंतु जब बात आती है विविध प्रकार की नवीन तकनीकों से हमला करने की, तो ये सभी की सभी वैश्विक नियंत्रण व्यवस्थाएं एक प्रकार से अप्रासंगिक सी हो जाती हैं। यदि हम इस पूरे मामले में भारत का दृष्टिकोण देखें तो भारत ने आतंकवाद के संदर्भ में मजबूत कानून, उच्च निगरानी, कठोर पुलिस व्यवस्था और आतंकवाद का समर्थन करने वाले देशों के खिलाफ सख्ती के माध्यम से आतंकवाद पर नियंत्रण करने का प्रयास किया है। किंतु जिस प्रकार से गैर परंपरागत तरीके और तकनीकों का प्रयोग बढ़ रहा है, वह भी इस प्रकार के कठोर दृष्टिकोण को कहीं ना कहीं कमजोर ही कर देता है। यही कारण है कि जिस प्रकार से नई तकनीकों का प्रसार हो रहा है, वह हमारे परंपरागत दृष्टिकोण को काफी कम उपयोगी बना देता है, क्योंकि अब आतंकवादी समूहों को राज्य के समर्थन की भी आवश्यकता नहीं हो पाएगी और प्रौद्योगिकी उन्हें वह आवश्यक स्वतंत्रता देगी जिसके आधार पर वह काफी बड़े हमलों को भी अंजाम दे सकते हैं। इसी के चलते विशेषज्ञों का कहना है हमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रौद्योगिकी का उपयोग किस प्रकार से किया जाना चाहिए, इसको लेकर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और आम सहमति के आधार पर कार्य करना होगा और भारत को भी इस पूरे मामले पर सक्रिय होकर कार्य किए जाने की आवश्यकता है। अब हम बात कर लेते हैं पेज नंबर 6 में दिए गए एक अन्य एडिटोरियल की, जिसका संबंध जीएस पेपर 2 में पॉलिटी से है। यह केंद्रित है प्रस्तावित सिनेमैटोग्राफिक संशोधन बिल 2021 से, जिसके संदर्भ में विशेषज्ञों का मत है कि इसके माध्यम से भारत में फिल्म सर्टिफिकेशन के संदर्भ में सरकारी नियंत्रण को बढ़ावा दिए जाने का प्रयास किया गया है। जब हम बात करते हैं फिल्मों की और सेंसरशिप की, तो हम ये देखते हैं कि किस प्रकार से वैश्विक स्तर पर फिल्म निर्माताओं के द्वारा हमेशा कई सालों तक सेंसरशिप की लड़ाई लड़ी जाती रही है, जिसमें ईरान जैसे देश भी शामिल हैं और भारत जैसे देश भी शामिल हैं। विशेष रूप से भारत में 1975 से 1977 के आपातकाल के दौरान कई फिल्मों को अनुमति ही नहीं दी गई रिलीज किए जाने की। इसके तहत किस्सा कुर्सी का नामक फिल्म के जो प्रिंट थे उनको ही जला दिया गया और 1978 में जब इसका संशोधित संस्करण आया, तब भी वह तभी रिलीज हो पाई जब सेंसर बोर्ड ने उसमें कई प्रकार के कट्स को किया। हमें यह भी समझना होगा कि किस प्रकार से हाल के वर्षों में भारत में केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड यानी सेंसर बोर्ड के द्वारा फिल्मों के संदर्भ में काफी आपत्तियां जाहिर की जाती रही हैं, जो फिल्मों में वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बाधित कर सकती है। और अब इस पूरे मामले में 1952 के सिनेमैटोग्राफ अधिनियम में किए गए नवीन प्रस्ताव इस पूरे डिबेट को और भी आगे बढ़ा देते हैं। यदि हम बात करें 2021 के सिनेमैटोग्राफ संशोधन विधेयक की, तो इसका एक महत्वपूर्ण प्रावधान यह है कि इसके माध्यम से केंद्र सरकार को ये शक्ति दी गई है कि वह सेंसर बोर्ड द्वारा दिए गए सर्टिफिकेट को फिर से सर्टिफाई करने के लिए, पुनः प्रमाणित करने के लिए शक्तियों को प्राप्त कर सकता है, जिसके माध्यम से सरकार केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के निर्णय पर पुनः प्रमाणन के लिए कार्यवाही कर सकता है, जो सेंसरशिप की एक और परत को दर्शाता है। इससे पहले भारत सरकार के द्वारा अप्रैल 2021 में फिल्म प्रमाण पत्र अपीलीय न्यायाधिकरण को एक अध्यादेश के माध्यम से समाप्त कर दिया गया था, जो एक ऐसा निकाय था जो सेंसर बोर्ड के खिलाफ अपीलों को सुनता था। विधि विशेषज्ञों के अनुसार यह पूरा मामला तब देखा जा रहा है जब सन 2000 में सुप्रीम कोर्ट का इस पर एक आदेश आ चुका है, जिसे हम के.एम. शंकरप्पा बनाम भारत संघवाद के रूप में जानते हैं। इस निर्णय के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट ने सन 2000 में कर्नाटक हाई कोर्ट के एक निर्णय को बरकरार रखा था और इसके माध्यम से सुप्रीम कोर्ट द्वारा यह स्वीकार किया गया कि केंद्र सरकार सेंसर बोर्ड द्वारा प्रदान किए गए सर्टिफिकेट के संदर्भ में अपनी खुद की संशोधनकारी शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकती है। लेकिन 2021 के संशोधन बिल में इसको लागू करने का प्रयास किया गया है और इसके संदर्भ में सरकार का ये कहना है कि हम 2000 के सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को ध्यान में रखे हैं। हालांकि इसमें हमने एक और प्रावधान यह जोड़ा है कि अब सरकार इसमें रीसर्टिफिकेशन का कार्य खुद से नहीं करेगी, अपितु सरकार के द्वारा आवश्यकता होने पर सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष को निर्देश दिया जाएगा और वे ही इसके संदर्भ में सर्टिफिकेट
टिकट पर पुनः विचार करेंगे। सरकार के अनुसार यह अधिनियम की जो नई धारा है 5B(1) यह इसलिए स्थापित किए जाने का प्रयास किया जा रहा है क्योंकि यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 19(2) से प्रेरित है, जो वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर कुछ युक्ति युक्त निर्बंधों को लगाने की बात करती है, जिसमें भारत देश की एकता और संप्रभुता जैसे मामलों के संदर्भ में वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर युक्ति युक्त निर्बंधों को लगा सकती है। सरकार द्वारा इससे पहले ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म जैसे कि नेटफ्लिक्स, अमेजॉन आदि को भी विनियमित किए जाने के संदर्भ में प्रावधानों को लाया गया था, जिसके बारे में आलोचकों का कहना है कि अब सरकार धीरे धीरे वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो फिल्मों आदि में देखी जा रही थी उसको और भी सेंसरशिप कर सकती है, जिसके संदर्भ में हमें सकारात्मकता से कार्यवाही किए जाने की आवश्यकता है। अब हम बात कर लेते हैं पेज नंबर 12 में दिए गए एक आलेख की, जिसका संबंध जीएस पेपर 2 में आईआर से है। इसे आप जीएस पेपर 3 में इकोनॉमी से भी जोड़कर देख सकते हैं। यह केंद्रित है तेल के बढ़ते दाम और ईरान से संबंध पर। हाल ही में सरकार ने पेट्रोल के बढ़ते दामों की पृष्ठभूमि में ईरान से तेल की प्राप्ति पर विचार करना प्रारंभ कर दिया है, क्योंकि हाल ही में जिस प्रकार से तेल के दाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 80 बैरल प्रति डॉलर देखे गए हैं, उसने राष्ट्रीय स्तर पर भी तेल के दामों को 100 रुपए प्रति लीटर से अधिक कर दिया है, जिससे भारत में मुद्रास्फीति का संकट देखा जा रहा है। यही कारण है कि भारत के पेट्रोलियम मिनिस्टर ने इसके संदर्भ में अपने विचारों को व्यक्त किया है और उन्होंने इसके माध्यम से पेट्रोलियम देशों के निर्यातक संगठन ओपेक आदि से अपील की है कि वह कच्चे तेल के दामों को बढ़ाए जाने के संदर्भ में एक व्यवहारिक दृष्टिकोण का पालन करे। क्योंकि यदि तेल के दाम एक निश्चित सीमा से ज्यादा बढ़ते हैं तो भारत कुछ अन्य वैकल्पिक मार्गों की तरफ जा सकता है। इन वैकल्पिक मार्गों में ईरान से तेल लिए जाने पर विचार काफी महत्वपूर्ण है। उल्लेखनीय है कि ईरान पर अमेरिकी प्रतिबंधों की पृष्ठभूमि में भारत ने 2019 और उसके बाद से ईरान से लिए जाने वाले तेल की मात्रा को लगभग शून्य कर दिया था, लेकिन जिस प्रकार से वर्तमान में तेल के दाम बढ़ रहे हैं, भारत इस विकल्प पर दोबारा विचार कर सकता है, जिसके संदर्भ में हमें आगे ध्यान रखे जाने की आवश्यकता है। अब हम बात कर लेते हैं पेज नंबर 12 में दिए गए एक अन्य आलेख की, जिसका संबंध जीएस पेपर 2 में आईआर से है। यह केंद्रित है भारत श्रीलंका मुद्रा विनिमय सुविधा यानी करेंसी स्वैप पर। उल्लेखनीय है कि श्रीलंका पर $3 बिलियन से अधिक का ऋण है। इसके लिए श्रीलंका अनेक देशों से सहयोग मांग रहा है। इससे पहले श्रीलंका बांग्लादेश के बैंक से सहयोग मांग चुका है और उसके द्वारा चीन आदि से भी सहयोग मांगा गया है। भारत के संदर्भ में श्रीलंका के द्वारा जुलाई 2020 में भारतीय रिजर्व बैंक से $400 मिलियन अमेरिकी डॉलर का मुद्रा विनिमय सुविधा पर सहमति भी व्यक्त की गई थी। जब हम बात करते हैं मुद्रा विनिमय सुविधा यानी करेंसी स्वैप की, तो यह एक ऐसा तरीका है जिसके माध्यम से कोई एक देश किसी दूसरे देश से विदेशी मुद्रा ऋण को बेहतर ब्याज दर पर प्राप्त करता है और इसके माध्यम से देश सीधे विदेशी बाजार से उधार लेने से होने वाले उच्च खर्च को कम कर सकता है। इसके माध्यम से जो दो देशों के मध्य करेंसी स्वैप एग्रीमेंट किया जाता है, उसके तहत एक देश दूसरे देश को ऋण की सुविधा देगा और इसके बदले में दूसरा देश या तो विदेशी मुद्रा में ऋण का भुगतान कर सकता है या फिर वो अपनी मुद्रा में भी या फिर दूसरे देश की मुद्रा में भी ऋण का भुगतान कर सकता है। इसके माध्यम से केंद्रीय बैंक और सरकारें कोशिश करती हैं कि यदि उनके देश में किसी प्रकार का अल्पकालिक विदेशी मुद्रा की तरलता आवश्यकताओं में कमी देखी जा रही है तो वह उसका निवारण कर सकें और इसके माध्यम से देश और सरकारें भुगतान संतुलन के संकट से बच जाती हैं और इससे वह काफी आसानी से विदेशी मुद्रा को भी सुनिश्चित कर पाती हैं। यही कारण है कि श्रीलंका भारत से इसके संदर्भ में करेंसी स्वैप एग्रीमेंट को आगे बढ़ाए जाने के संदर्भ में काफी इच्छुक है, जिसके तहत श्रीलंका भारत से $1 बिलियन अतिरिक्त करेंसी स्वैप एग्रीमेंट की भी चाह रख रहा है। अब ये देखने वाली बात होगी कि क्या इस प्रकार का करेंसी स्वैप एग्रीमेंट भविष्य में देखा जाएगा, जो श्रीलंका को ऋणों की प्रतिपूर्ति किए जाने के संदर्भ में काफी महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। अब हम बात कर लेते हैं मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न की।
पहला प्रश्न है, देश में आतंकवाद विरोधी कानूनों ने अति अपराधीकरण के युग को जन्म दिया है। क्या आप सहमत हैं? कथन का औचित्य सिद्ध करें। 15 अंक 250 शब्द। दूसरा प्रश्न है, अपनी आपराधिक व्यवस्था से यातना के उन्मूलन में भारत की प्रगति का मूल्यांकन करें। 15 अंक 250 शब्द। पहले उत्तर की संरचना की भूमिका में आप आतंकवाद निरोधी कानूनों का सामान्य परिचय देंगे और इसके मुख्य भाग में आप अति अपराधीकरण को समझाते हुए इसमें न्यायिक दृष्टिकोण को प्रस्तुत करेंगे और इसके सुधार के संदर्भ में कुछ सुझावों को देंगे। फिर आप एक उपयुक्त सकारात्मक निष्कर्ष प्रस्तुत करेंगे और इस रूप में आपका उत्तर पूर्ण होगा। दूसरे उत्तर की संरचना की भूमिका में आप भारत में आपराधिक न्याय व्यवस्था का सामान्य परिचय देंगे और मुख्य भाग में आपराधिक न्याय व्यवस्था में यातना के कुछ प्रमुख उदाहरण प्रस्तुत करेंगे। फिर आप यातना के उन्मूलन के संदर्भ में भारत की प्रगति का वर्णन करेंगे और इसमें मैंडेज सिद्धांतों आदि की भी व्याख्या करेंगे। फिर आप एक उपयुक्त सकारात्मक निष्कर्ष प्रस्तुत करेंगे और इस रूप में आपका उत्तर पूर्ण होगा। बायजूस IAS हिंदी के आज के अंक में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।